अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूअर्स कोचिंग एकेडमी पेशावर। आज के वीडियो लेक्चर में हम संडे टेस्ट, बायोलॉजी संडे टेस्ट और उसके ऑनलाइन डिस्कशन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लिहाजा बायोलॉजी के जो 81 MCQs है आज के संडे टेस्ट में, उसके मुकम्मल डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसके जो राइट ऑप्शन है और उसके रीज़न जो है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सही है। MCQs नंबर 1 है, द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश। एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स है, MCQ है कि एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होता है, सो द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ। एंजाइम के एक्टिव साइट जो है इसके अंदर क्या होता है, ये कौन सी चीजों पर कंपोज्ड है? ऑप्शन ए फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन बी फ्यू न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन सी फ्यू सेकेराइड्स, ऑप्शन डी फ्यू इमाइनो एसिड्स। तो जैसे आपको पता है कि एंजाइम की जो केमिकल नेचर है तो वो यूजुअली प्रोटीन है, तो ऑफ कोर्स एंजाइम के एक्टिव साइट में आप लोगों को इमाइनो एसिड ही मिलेगा, वो भी ग्रेटर अमाउंट में नहीं, फ्यू अमाउंट में। अप्रोक्सीमेटली एक एंजाइम के एक्टिव साइट में आप लोगों को 3 to 12, मिनिमम 3 मैक्सिमम 12 अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर या राइट ऑप्शन है MCQ नंबर 1 में, तो वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, फ्यू अमाइनो एसिड्स। ओके जी। फिर सेकंड है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर एवरी डैश राइज इन टेम्परेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करना चाहते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमें ये नॉलेज देती है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसके अंदर डबलिंग आएगा, वो डबल होता जाएगा। लेकिन याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये काम है, ये प्रॉपर्टी है ऑप्टिमम वैल्यू तक। कहां पर? ऑप्टिमम रेंज तक। अंडरस्टैंड? ऑप्टिमम रेंज के बाद अगर आप मजीद टेम्परेचर को बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज पे आएगा। ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि ए ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 20, सी है 30 एंड डी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसमें जो MCQ नंबर 3 है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमडीकेट केएमयूकेट में भी आ सकता है। द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी द डैश रिएक्शन विल बी। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, एंजाइम ही एक्टिवेशन एनर्जी को ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन डिक्रीज करता है, और रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ेगा। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को इसलिए ही कम करता है ताकि हम ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करें, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा हीट ना हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई एक्टिवेशन एनर्जी पे आपकी बॉडी बहुत हीटेड हो जाती है, जिसपे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बैडली इफेक्ट होती है, बुरी तरह मुतासर होती है। सो द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी द डैश रिएक्शन विल बी ऑप्शन ए फास्टर, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी स्लोअर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर है वो है स्लोअर, सॉरी फास्टर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास फास्टर होगा। तो MCQ नंबर 3 में ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर जो MCQ नंबर 4 है उसमें हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम स्प्लिट करें तो इनसे बनेगा वाटर और ऑक्सीजन। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर इधर हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको कैटालिस एंजाइम का नाम हम देते हैं, लेट्स सपोज अगर इस रिएक्शन में हम कैटालिस एंजाइम इस्तेमाल ना करें तो जाहिर बात है एंजाइम अगर नहीं होगा तो रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर एंजाइम की गैर मौजूदगी में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो होगी 86 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में कैटालिस एंजाइम को इस्तेमाल करें तो कैटालिस एंजाइम की मौजूदगी में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 1 किलो जूल पर मोल तक डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर 86 से हम 1 माइनस करें तो ये आता है 85 किलो जूल पर मोल। तो एमसीक्यूज है कि इस रिएक्शन में हमारे पास कैटालिस एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय डैश किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन में कैटालिस एंजाइम
कितना किलो जॉल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो वो आपके पास है 85 किलो जॉल पर मोल। तो एमसीक्यूज नंबर 4 में जो राइट आंसर है वो सी है, 4 में सी आता है। फिर एमसीक्यू नंबर 5 है द साइट ऑफ एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड डैश। याद रखिए हर एक एंजाइम के अंदर आप लोगों को एक्टिव साइट जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्टिव साइट फंक्शनल रिएक्शन साइट है, इसमें सबस्ट्रेट्स की अटैचमेंट होती है और वो जाकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है। लेकिन कुछ एंजाइम एलोस्टेरिक्स भी होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जिसमें एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट भी होता है। तो एमसीक्यू है कि एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट के अलावा बाकी जो दूसरा साइट है इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए नॉन रेगुलेटरी साइट, ऑप्शन बी एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन सी रिएक्शन साइट, ऑप्शन डी कैटालिटिक साइट। तो याद रखिए इसमें बी जो है वो राइट आंसर है, एलोस्टेरिक साइट। और ये जो एलोस्टेरिक साइट है माय डियर्स, एलोस्टेरिक साइट को हम रेगुलेटरी साइट का नाम भी देते हैं, क्योंकि जो एलोस्टेरिक साइट है यहां से हम एंजाइम को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, यहां से हम एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, कभी बंद करते हैं तो कभी स्टार्ट कर देते हैं। तो लिहाजा बी इसमें राइट ऑप्शन है, एलोस्टेरिक साइट। तो एमसीक्यूज नंबर 5 में जो राइट आंसर है वो आपके पास भी आता है। फिर है विच इज नॉट ट्रू फॉर लॉक इन की मॉडल। लॉक इन की मॉडल के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन ए एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज रिजिड, ये तो ठीक है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉक इन की मॉडल एंजाइम का एक्टिव साइट बड़ा सख्त होता है। बी है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डज नॉट चेंज इट्स शेप, ये भी ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन होल्ड डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। और ऑप्शन डी एक्टिव साइट इज कंप्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें अगर आप सी ऑप्शन देखिए, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैन होल्ड डिफरेंट सबस्ट्रेट, जबकि लॉक इन की मॉडल वाली एंजाइम शो करता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, वो सिर्फ एक खास पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, वो मोर देन वन डिफरेंट सबस्ट्रेट को होल्ड नहीं करता। लिहाजा ऑप्शन सी ये लॉक इन ट्रू मॉडल वाली एंजाइम के लिए दुरुस्त नहीं है। लिहाजा एमसीक्यू नंबर 6 में जो राइट आंसर है तो वो आपके पास ही है। फिर माय डियर जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है कि लॉक इन की मॉडल वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। ये तो बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल किताबी एमसीक्यूज है कि हमारे पास ऑप्शन ए है कॉशलैंड, ऑप्शन बी है पॉटर, ऑप्शन सी एमएल फिशर और ऑप्शन डी है थॉमसन। तो जाहिर बात है कि लॉक इन की मॉडल को डिस्कवर करने वाला जो एंजाइम है वो एमएल फिशर है। तो सी नंबर दुरुस्त ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 7 में एमएल फिशर। फिर 8 नंबर एमसीक्यूज ऑप्टिमम पीएच ऑफ माल्टेज। माल्टेज हमारे पास एक एंजाइम है और उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए है 4.5, ऑप्शन बी है 5.5, ऑप्शन सी है 6.1 से लेकर 6.8, ऑप्शन डी है 6.1 से लेकर 7। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू यूर बुक माल्टेज एंजाइम जो है वो बेहतरीन काम स्लाइटली एसिडिक पीएच पर करता है 6.1 से लेकर 6.8। तो एमसीक्यूज नंबर 8 में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। फिर 9 नंबर एमसीक्यूज है कि एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट इफेक्टेड बाय डैश। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? ऑप्शन ए टेंपरेचर, बी पीएच, सी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड डी लाइट। तो जो पहले 3 फैक्टर्स है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, अगर वो टेंपरेचर है या वो पीएच है या वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। लेकिन जो लाइट है वो नॉर्मली एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता। हाँ बाज़ औक़ात जो फोटो केमिकल एंजाइम्स होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो नॉर्मली लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो डी इज द राइट ऑप्शन, लाइट विच डज नॉट इफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एमसीक्यूज नंबर 9 में जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। एमसीक्यू नंबर 10 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। मतलब कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एंजाइम के कैरेक्टर्स होंगे लेकिन एक एंजाइम का करेक्टर नहीं होगा। ऑप्शन ए दे इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, बी एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एक्शन, सी दे पोसेस 3 डायमेंशनल शेप एंड डी दे पोसेस एक्टिव साइट। तो बी सी डी ये लास्ट 3 ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर ए है कि एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एंजाइम का प्रॉपर्टी नहीं है, एंजाइम तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए ये एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो 10 नंबर एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर ए आएगा कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है। ये बेसिकली एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट नहीं आता। फिर 11 नंबर एंजाइम विदाउट कोफैक्टर्स आर कॉल्ड डैश। एंजाइम विदाउट कोफैक्टर आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए है एपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी है कोएंजाइम, ऑप्शन नंबर सी है
हमारे पास होलो एंजाइम्स, एंड माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास है कंजुगेटेड एंजाइम। मतलब कि जिस एंजाइम के पास कोफैक्टर नहीं होता तो याद रखिए वो एंजाइम कहलाया जाएगा एपो एंजाइम, और जिस एंजाइम के पास कोफैक्टर्स होते हैं तो उसको फिर हम नाम देंगे होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम सिंपल एंजाइम्स होते हैं जिसके पास कोई कोफैक्टर पार्टनर मौजूद नहीं होता। तो एमसीक्यूज नंबर 11 में जो राइट आंसर वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। फिर 12 नंबर एमसीक्यूज है कि विच एंजाइम वर्क बेस्ट इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो बेसिक एनवायरनमेंट अल्कलाइन एनवायरनमेंट पे कौन सा एंजाइम बेहतरीन काम करता है? इसमें ऑप्शन है पेप्सिन, बी है ट्राइप्सिन, सी है केटलेज और डी है यूरिएज। तो याद रखिए जो ट्राइप्सिन है ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट पर काम बेहतरीन तरीके से करता है अप्रोक्सीमेटली 8 pH पे। तो 12 में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ट्राइप्सिन एंजाइम। फिर एमसीक्यूज नंबर 13 है विच एंजाइम वर्क बेस्ट एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच 7 pH पर कौन सा एंजाइम बेहतरीन काम करता है? ऑप्शन ए केटलेज, ऑप्शन बी यूरिएज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो याद रखिए एक ट्रिक है अंकल, इस अंकल में जो पहला सफिक्स है 3 लेटर का इसको आप लोग अलग करें। तो यू इज फॉर यूरिएज, सी इज फॉर केटलेज और जो एन है इट इज फॉर न्यूट्रल पीएच। मीन के यूरिएज केटलेज ये दोनों न्यूट्रल पीएच है और ये बेहतरीन काम करता है 7 pH पे। तो ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 13 में ए और बी दोनों आता है केटलेज यूरिएज। तो सी इज द राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो एमसीक्यूज नंबर 13 में एमसीक्यू नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर एमसीक्यूज है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। मतलब अगर आप बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन कब तक? ऑप्शन ए मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू तक, ऑप्शन बी ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू तक, ऑप्शन सी मिनिमम टेम्परेचर वैल्यू तक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जाहिर बात है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू होता है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे बेहतरीन होती है। तो इसमें जो बी है वो राइट आंसर है ऑप्टिमम टेम्परेचर, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आप टेम्परेचर को बढ़ाए ऑप्टिमम वैल्यू तक तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो 14 में बी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। फिर एमसीक्यू नंबर 15 है कि को एंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शन ए आयन, कि को एंजाइम किस चीज से बनते हैं? ऑप्शन बी लिपिड से, ऑप्शन सी विटामिन से या ऑप्शन डी शुगर से। तो याद रखें माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो को एंजाइम्स होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन। तो एमसीक्यूज नंबर 15 में सी इज द राइट आंसर। जैसे कि अगर आप लोग देखें हमारे पास एक को एंजाइम है NADH और एक है FADH। तो NADH में जो N है निकोटिनिक एसिड या निकोटिनिमाइड, ये इंडिकेट करता है विटामिन B3 को, और जो F है तो ये फ्लेविन को जाहिर करता है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और जो हमारे पास फ्लेविन है तो ये विटामिन B2 है। इट मीन कि जो को एंजाइम्स होते हैं ये विटामिन्स, और विटामिन में ज्यादातर ये विटामिन बी से डिराइव होते हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 15 है मैंने इधर लिखा भी है कि इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी। फिर नंबर 16 एंजाइम फ्रॉम द आर्टिक स्नोफ्ली वर्क बेस्ट एट डिग्री सेंटीग्रेड। आर्टिक स्नोफ्ली जहां पे आपके पास बहुत बड़ा ही मतलब वहां पर आपके पास आइस क्रिस्टल ज्यादा होता है, बर्फबारी होती है, वहां पर बर्फ ही बर्फ हमारे पास आसपास होता है। तो जाहिर बात है ये एक ब्लड सकिंग मॉस्किटो है। सो अकॉर्डिंग टू द बुक इसके बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो बेहतरीन काम करते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए में है 0, बी में है -10, ऑप्शन सी है -20, ऑप्शन डी है -30। अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो राइट आंसर आता है 16 में भी। उसका वजह ये है कि जो आर्टिक स्नोफ्ली के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इसलिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेहतरीन काम करते हैं क्योंकि इसके एंजाइम जो है बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और कूल एडाप्टेड होते हैं, बड़े कम काइनेटिक एनर्जी में भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 है कि एट सैचुरेशन पॉइंट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल। तो जाहिर बात है सैचुरेशन पॉइंट पे आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनके तमाम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट ऑक्युपाई करते हैं। तो अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पे मजीद आप जितने भी आप सबस्ट्रेट को बढ़ाए तो एंजाइम नहीं होते हैं तो मजीद रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए है स्लाइटली इंक्रीज द रिएक्शन रेट, ऑप्शन बी है
highly increase the reaction rate. Option C, not further increase the reaction rate. Option D, first increase and then decrease the reaction rate. तो ऑप्शन सी है not further increase the reaction rate. तो 17 में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 18 नंबर एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एंजाइम्स ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल, कौन सा ऑप्शन इंड्यूस फिट मॉडल के एंजाइम के लिए दुरुस्त है? ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी चेंज इट्स शेप ड्यूरिंग सबस्ट्रेट अटैचमेंट, ये भी ठीक है। सी हैव रिजिड एक्टिव साइट, ये भी ठीक है। डी बोथ ए एंड बी, तो जाहिर बात है सॉरी सी वाले ठीक नहीं है, हैव रिजिड एक्टिव साइट, क्योंकि ये तो लॉक इन की मॉडल वाले एंजाइम का जो एक्टिव साइट है तो ये बड़ा रिजिड है। हाँ, ए एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, बी कि मतलब सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के वक्त ये अपनी शेप को चेंज करता है, तो ए और बी जो है ये राइट आंसर है। तो इसमें डी जो है वो करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। डी है बोथ ए एंड बी, तो 18 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 9 है कि इनहिबिटर डिड बाइंड विदाउट अ साइट, सॉरी विद इन अ साइट अदर देन एक्टिव साइट, मतलब इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के अलावा बाकी और साइट में जब अटैच होते हैं तो जाहिर बात है एलोस्टेरिक साइट की हमारे पास बात हो रही है, तो एक्टिव साइट में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं, जबकि एलोस्टेरिक साइट में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं। तो ऑप्शन ए है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन बी है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन सी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है ये राइट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि एक्टिव साइट में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है क्योंकि उसका सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन होता है एक्टिव साइट के लिए, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं तो उनकी अटैचमेंट एलोस्टेरिक साइट के अंदर होती है। ओके बेटा, फिर हमारे पास 20 नंबर जो एमसीक्यूज है, which substrates are structurally similar to, sorry which inhibitor are structurally similar to substrate, कौन सा इनहिबिटर ऐसा है जिसका शक्ल सबस्ट्रेट की तरह है? ऑप्शन ए कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन बी नॉन कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जाहिर बात है कि सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करने वाला फॉर द एक्टिव साइट वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को सबस्ट्रेट्स एनालॉग कहते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है तो वो सबस्ट्रेट के साथ है। इसलिए जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं इसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग, इसको हम नाम देते हैं बेटा सबस्ट्रेट एनालॉग। तो जो 20 नंबर एमसीक्यूज है इसमें जो राइट आंसर हमारे पास है तो वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ए। 21 है कि सल्फोनिमाइड्स आर डैश इनहिबिटर, तो चूंकि सल्फोनिमाइड हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं तो याद रखिए कि सल्फोनिमाइड एंटीबायोटिक्स है। तो ऑप्शन ए रिवर्सिबल इनहिबिटर, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन सी रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ऑप्शन डी इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो सल्फोनिमाइड जो है ये एक्चुअली रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। रिवर्सिबल की ये एंजाइम के साथ लूजली अटैच होता है तो ये दोबारा डिटैच हो सकता है, और ये एक्टिव साइट में अटैच होता है तो ये कॉम्पिटिटिव हुआ। तो सल्फोनिमाइड और एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक जो है ये यूजुअली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं लेकिन रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। तो 21 नंबर एमसीक्यूज में राइट ऑप्शन जो है वो ए है। फिर एमसीक्यूज नंबर 22, हैवी मेटल पॉइजन एंड इंसेक्टिसाइड जो है ये तीनों हमारे पास कौन से इनहिबिटर्स होते हैं? ऑप्शन ए नॉन कॉम्पिटिटिव, बी इरिवर्सिबल, सी ब्लॉक एंजाइम परमानेंटली, डी ऑल ऑफ दिस। तीनों ऑप्शन इनके लिए दुरुस्त है। ये हैवी मेटल्स, पॉइजन्स और इंसेक्टिसाइड ये नॉन कॉम्पिटिटिव है क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइड में अटैच होते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि ये परमानेंटली अटैच होते हैं, और सी खुद बोलता है कि ब्लॉक एंजाइम परमानेंटली। तो ये तीनों बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो एमसीक्यू नंबर 22 में जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस। 23 नंबर एमसीक्यू है कि a kind of inhibition in which product of the chemical reaction block enzymatic activity is called dash। वो कौन सा इनहिबिशन है जिसमें रिएक्शन से निकलने वाला प्रोडक्ट आकर एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करे? तो ये फीडबैक इनहिबिशन है। तो ऑप्शन ए है होम्योस्टैटिक इनहिबिशन, बी इरिवर्सिबल इनहिबिशन, सी फीडबैक इनहिबिशन, डी नन ऑफ दिस। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो 23 में जो सी है फीडबैक इनहिबिशन ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर 24 नंबर एमसीक्यू है कि विच इज ट्रू फॉर फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन के लिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन ए नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन बी नॉन कॉम्पिटिटिव, ऑप्शन सी रिवर्सिबल, डी ऑल ऑफ दिस। ये तीनों दुरुस्त है। ये नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये ब्लॉक करता है तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्योंकि ये अटैच होता है एलोस्टेरिक साइड में, और ये रिवर्सिबल है भी मतलब ये हमारे पास रिवर्सिबल है क्योंकि ये लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ। तो ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त है। सो डी इज ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 24। तो एमसीक्यू नंबर 24 में राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है।
फिर 25 मोस्ट ऑफ द एंजाइम मेक डैश स्ट्रक्चर, तो ज्यादातर एंजाइम मोनोमेरिक होते हैं, तो एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन बट हैव सिंगल चेन, तो जो प्रोटीन ग्लोबुलर होते हैं उसमें सिंगल चेन होता है तो वो बनाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम मेक डैश, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शियरी, ऑप्शन डी क्वार्टरनरी, तो सी टर्शियरी इज द राइट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 25 में सी इज द राइट ऑप्शन। फिर एंजाइम्स आर डैश, ऑप्शन ए ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ऑप्शन सी फिजिकल कैटलिस्ट, ऑप्शन डी both B and C। तो enzymes are basically organic molecule, organic compound, तो ये organic catalyst है, तो 26 में ऑप्शन A is the right option। फिर बेटा which is not true for active site, active site के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन A has 3D shape, ये दुरुस्त है। B have complementary shape for substrate, ये भी दुरुस्त है। Have large amount of amino acid, नो 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 नो, एक्टिव साइट में few amino acid होते हैं। एंड D binding of substrate, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये एक्टिव साइट के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी है कि एक्टिव साइट में बहुत ज्यादा एमाइनो एसिड होता है जबकि एक्टिव साइट में फ्यू एमाइनो एसिड होते हैं। तो 27 में सी जो है ये राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि सी जो है वो बोलते हैं कि ज्यादा एमाइनो एसिड एक्टिव साइट के अंदर होते हैं, लेकिन हकीकतन एमाइनो एसिड जो है वो फ्यू अमाउंट में होते हैं, 3 to 12। फिर एमसीक्यू नंबर 28 है कि चेंज इन द पीएच कॉज आयनाइजेशन ऑफ डैश इन एक्टिव साइट। अगर हम किसी भी एंजाइम के पीएच को चेंज करें तो एक्टिव साइट जो है उसमें किस चीज की आयनाइजेशन होती है, एक्टिव साइट में किस चीज की चार्ज प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी फैटी एसिड, ऑप्शन सी एमाइनो एसिड, ऑप्शन डी आयंस। तो जाहिर बात है कि एक्टिव साइट के अंदर एमाइनो एसिड्स होते हैं, तो एमाइनो एसिड्स ही आयनाइज होंगे, तो ऑप्शन सी एमाइनो एसिड। सो 28 में ऑप्शन सी आएगा एमाइनो एसिड। 29 एट हाई टेम्परेचर एंजाइम लूज 3D ग्लोबुलर शेप, मतलब जब हम एंजाइम के टेम्परेचर को बढ़ाए तो 3 ग्लोबुलर शेप जो है वो लॉस हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी डिनेचरेशन, ऑप्शन सी इंजो, ऑप्शन सी हमारे पास एंजाइमोलाइसिस, एंड ऑप्शन डी इज डीएक्टिवेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, डिनेचरेशन बी इज द राइट ऑप्शन इज इन एमसीक्यू नंबर 29, क्योंकि डिनेचरेशन में एंजाइम का जो 3D ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो दरहम बरहम हो जाता है। 30 नंबर एमसीक्यू, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी मॉडरेट, ऑप्शन डी नॉन जीरो। तो याद रखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम की एक्टिविटी 0 नहीं होगी, स्लो होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन फिर भी स्लोली एंजाइम और सबस्ट्रेट की कोलिजन वो जारी रहेगी। तो 30 नंबर में है डी नंबर, नॉट जीरो। सो 30 में राइट ऑप्शन जो है वो डी नंबर है। 31 एमसीक्यू देखिए, मोस्ट एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी वर्क बेस्ट। ज्यादातर एंजाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू योर बुक वो बेहतरीन काम करते हैं 7 to 8 pH में। सो ऑप्शन ए 7 to 8, ऑप्शन बी 5 to 6, ऑप्शन सी 8 to 9, ऑप्शन डी जो है वो 4 to 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर एमसीक्यूज में वो है 7 to 8 pH। फिर 32 नंबर एमसीक्यूज है 32, पेप्सिन लव टू डाइजेस्ट डैश इन स्टमक। पेप्सिन एंजाइम मैदे में कौन सी चीज को हजम करने को लाइक करेगा? एप्पल, बी मीट, सी बटर, डी वेजिटेबल। तो इसमें मीट भी आता है, क्योंकि मीट इज प्रोटीन रिच फूड एंड पेप्सिन इज डिजाइन टू डाइजेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो 32 में मीट, ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी। 33 नंबर एमसीक्यू देखिए, ऑल आर को एंजाइम एक्सेप्ट डैश। ऑप्शन नंबर ए है एनएडी, ऑप्शन नंबर बी है एफएडी, ऑप्शन नंबर सी है एनएडीपी, ऑप्शन नंबर डी है एडीपी। तो जाहिर बात है ये पहले 3 को एंजाइम है, लेकिन ये हमारे पास मानो न्यूक्लियोटाइड, ये को एंजाइम नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर एमसीक्यू नंबर 33 में। 34 है कि एपो एंजाइम इज डैश। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बोला कि जो एपो एंजाइम है, तो एपो एंजाइम सिर्फ एंजाइम है विदाउट कोफैक्टर। तो अगर ये सिर्फ एक सिंपल एंजाइम है तो इसकी नेचर होगी प्रोटीन। सो ऑप्शन ए है प्रोटीन। सो 34 नंबर एमसीक्यूज में प्रोटीन ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर एमसीक्यूज है, द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम मस्ट गो अ स्लाइटली चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ डैश। किस मॉडल के मुताबिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी में रिएक्शन के दौरान थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी? ऑप्शन ए लॉक इन की मॉडल, ऑप्शन बी इंड्यूस फिट मॉडल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो लॉक इन की मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो इनफ्लेक्सिबल और रिजिड होता है, कोई शेप उसकी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के जो एंजाइम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसकी एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन आएगी और एक्टिव साइट अपना रिएक्शन
के दौरान शेप को चेंज करेगा, तो इसमें बी इंड्यूस फिट मॉडल आता है कि एंजाइम अपनी शेप को स्लाइटली चेंज करता है। तो 35 नंबर एमसीक्यूज में बी इज द राइट ऑप्शन, इंड्यूस फिट मॉडल। 36 एमसीक्यूज, विच इज ट्रू फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? A. Enzyme is basically protein. Enzyme is organic catalyst. Enzyme reduce the activation energy. ये तो तीनों ठीक है, तो D मीन ऑल ऑफ दीज। तो 36 में जो है वो डी नंबर एमसीक्यूज है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन भी है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी है, और रिएक्शन के दौरान एंजाइम एक्टिवेशन मतलब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम भी करता है। 37 एमसीक्यूज है कि डीनेचरेशन स्टार्ट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। डीनेचरेशन कब शुरू होता है? तो जाहिर बात है ऑप्शन ए, when the temperature is increased below the optimum value, B above the optimum value, C at optimum value, D at very low temperature। तो जाहिर बात है ऑप्टिमम वैल्यू से अगर आप मजीद टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारी बॉडी में ऑप्टिमम वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मीन कि हम ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक्चुअली डीनेचरेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एंजाइम है उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्लोबुलर शेप लॉस हो जाएगा, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप, और एंजाइम जो है वो डीनेचर होगा। तो 37 में बी इज राइट ऑप्शन के, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाता है। 38 नंबर, विच साइट ऑफ द एंजाइम इज स्विच ऑन ऑफ साइड। तो आपको मैंने बोला भी कि एलोस्टेरिक साइड ऐसा साइड है जिससे हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्विच ऑन भी करते हैं, स्विच ऑफ भी करते हैं, तभी एलोस्टेरिक साइड को हम रेगुलेटरी साइड का नाम भी हम देते हैं। तो ऑप्शन ए है एक्टिव साइड, बी एलोस्टेरिक साइड, सी रिएक्शन साइड, और डी सबस्ट्रेट साइड। तो एलोस्टेरिक साइड, तो 38 नंबर में बी एलोस्टेरिक साइड जो है ये स्विच ऑन स्विच ऑफ साइड ऑफ एंजाइम है, आल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी साइड। एमसीक्यूज नंबर 39 है कि इनहिबिटर्स में भी डेश। इनहिबिटर्स कौन से क्या होते हैं? रिवर्सिबल, बी इरिवर्सिबल, सी बोथ, डी नन। तो इनहिबिटर में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो सी में बोथ, बी 39 में बी बिल्कुल ठीक आता है कि बोथ ए एंड बी, रिवर्सिबल में भी इरिवर्सिबल। फिर 40 नंबर एमसीक्यूज है कि विच इज द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के होने का मेन मकसद क्या है? ऑप्शन ए, टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड, बी टू मेक एटीपी, सी टू मेक ग्लूकोज, डी टू मेक ऑक्सीजन। जाहिर बात है रेस्पिरेशन अकर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग organism to make ATP, adenosine triphosphate। तो 40 में B is the right option, ATP, energy rich molecule। फिर 41 है, where does glycolysis takes place? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बी साइटोसोल, सी गोल्गी apparatus, डी न्यूक्लियस। तो जाहिर बात है ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक्चुअली हमारे पास साइटोप्लाज्म साइटोसोल के अंदर होता है, और ये एरोबिक रिस्पायरेशन का वाहिद स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। तो 41 में राइट ऑप्शन जो है वो बी है। 42 in glycolysis glucose 6 carbon molecule break into how many molecule of pyruvic acid। तो जाहिर बात है कि ग्लाइकोलिसिस जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये जब टूटेगा तो इनसे 3 कार्बन पर मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन के 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा और इनसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हमारे पास बनेंगे। तो 42 में बी इज द राइट आंसर। फिर 43 नेट गेन एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। तो जाहिर बात है ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 एटीपी हमारे पास बनते हैं, तो टोटल एटीपी को हम बोलेंगे ग्रॉस एटीपी, लेकिन नेट गेन ऑफ एटीपी हमारे पास कितने हैं? 2। ये नेट गेन है, क्योंकि नेट गेन का मतलब है जितने एटीपी प्रोड्यूस हो जाए उससे यूज माइनस करें, तो हमारे पास 4 पैदा हो जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में और 2 इसमें यूज होते हैं। तो अगर हम ये माइनस करें तो ये नेट गेन ऑफ एटीपी हमें 2 एटीपी देगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर अगर हम बात करें, एमसीक्यूज नंबर जो 43 है, तो 43 में बी 2 एटीपी नेट गेन ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टैंड जी। बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 43 की तरफ। डियर स्टूडेंट 43 नंबर एमसीक्यूज में क्या बोलते हैं? 43 नंबर एमसीक्यूज में, सॉरी 43 हो गया, 44 नंबर एमसीक्यूज है, डज ग्लाइकोलिसिस नीड ऑक्सीजन? ऑप्शन ए यस ऑलवेज, ऑप्शन बी नो इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक, सी ओनली इन प्लांट, डी ओनली एट नाइट। तो भी इसमें राइट आंसर है कि नो, ग्लाइकोलिसिस के लिए बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए कॉमन प्रोसेस है। तो 44 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। 45 एमसीक्यूज, पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डैश। तो जाहिर बात है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटेगा और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड पायरुवेट बनाएगा। तो ए क्रिप्स साइकिल है, बी ग्लाइकोलिसिस है, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, डी फर्मेंटेशन है।
तो इसमें बी इज राइट ऑप्शन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। 46 डस पायरुवेट एंटर क्रेब साइकिल डायरेक्टली, क्या पायरुवेट डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में बनकर क्रेब साइकिल में एंटर हो सकता है? नो, ये पहले लिंक रिएक्शन में एंटर होकर एसिटाइल को ए बनाएगा। तो ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी नो, फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल को ए, सी यस इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, डी ओनली इन प्लांट। तो बी राइट आंसर है कि पायरुवेट पहले इंटर होगा क्रेब साइकिल में एसिटाइल को ए के फॉर्मेशन के लिए। तो 46 में बी इज द राइट ऑप्शन। 47 है क्रेब साइकिल अकर इन डिश, क्रेब साइकिल कहां पर होता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट में। तो क्रेब साइकिल अलोंग विद लिंक रिएक्शन ये हमारे पास होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो 47 में सी जो है ये राइट आंसर है। फिर डी नंबर है कि हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर रिलीज पर टर्न ऑफ क्रेब साइकिल। तो याद रखिए एक क्रेब साइकिल में हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में ये आप लोगों से पूछे कि एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में टोटल हमारे पास 2 टाइम क्रेब साइकिल होते हैं, तो अगर एक क्रेब साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे तो 2 क्रेब साइकिल में 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। तो जाहिर बात है यहां पर हमसे पूछा गया है एक क्रेब साइकिल की, तो एक क्रेब साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है 2, तो ऑप्शन नंबर बी 48 नंबर एमसीक्यूज में दुरुस्त आंसर है। 49 एमसीक्यूज है कि हाउ मच एटीपी इज मेड बाय द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पर क्रेब साइकिल। तो एक डायरेक्ट एटीपी हमारे साथ बनेगा एक क्रेब साइकिल में। सो बी है ए है 0, बी है 1 एटीपी, सी है 2 एटीपी, डी ऑप्शन है 3 एटीपी, तो बी है 1 एटीपी। तो 49 नंबर एमसीक्यूज में बी ही आता है कि एक टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में डायरेक्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। फिर 50 नंबर एमसीक्यूज है कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल रन हाउ मेनी टाइम। तो जाहिर बात है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन में द होल प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल जो है वो 2 टाइम्स होता है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4, तो बी 2। तो 50 नंबर एमसीक्यूज में आएगा ऑप्शन नंबर बी कि हमारे पास 2 टाइम क्रेब साइकिल होता है। फिर 51 नंबर एमसीक्यूज है कि NADH2 एंड FADH2 आर यूज्ड फॉर डे। तो जाहिर बात है माय डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा भी है कि ये दोनों कोएंजाइम्स है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन फिर चेन में ट्रांसपोर्ट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मेकिंग ग्लूकोज, ऑप्शन बी है डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सी है मेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, डी है मेकिंग सेल वॉल। तो बी इज द राइट आंसर, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 51 एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। फिर 52 नंबर एमसीक्यूज है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो ये कहां पर मौजूद होता है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारे पास है 52 नंबर एमसीक्यूज में, तो ए है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बी साइटोप्लाज्म, सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और डी है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो 52 में हमारे पास ही आता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर है 53 नंबर एमसीक्यूज में कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। तो जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 चेन से जब आउट हो जाते हैं तो इसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो 53 नंबर एमसीक्यूज में राइट आंसर है ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑक्सीजन। 54 है कि एटीपी सिंथेस वर्क ड्यूरिंग। तो जाहिर बात है कि एटीपी सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लगा होता है और इनर मेम्ब्रेन में ये जो चेन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी चेन के अंदर ये एटीपी सिंथेस एंजाइम एम्बेडेड है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस एटीपी सिंथेस एंजाइम की मदद से जो हमारे पास एटीपी बनते हैं उसको हम बेसिकली नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी है क्रेब साइकिल, ऑप्शन सी है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर है सी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो 54 नंबर एमसीक्यूज में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कीमिओस्मोसिस मीन ऑप्शन ए एटीपी मेड बाय H gradient, बी ग्लूकोज ब्रोकन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्रोटीन सिंथेसिस, डी सेल डिवीजन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है कि कीमिओस्मोसिस में एटीपी की फॉर्मेशन H कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से होती है कि जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारे पास H+ आयन ज्यादा हो जाए और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कम हो जाए तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ
आते हैं फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थ्रू द एटीपी सिंथेस एंजाइम। तो जब ये H प्लस आयन एटीपी सिंथेस एंजाइम से गुजरते हैं तो H प्लस आयन की कोलिजन होती है, कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी बनती है और ये काइनेटिक एनर्जी पर एटीपी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है, दैट इज द एटीपी मेड बाय H प्लस ग्रेडिएंट। फिर तो 55 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 56 है कि वन NADH give approximately how many ATP in electron transport chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक NADH से 3 ATP बनते हैं। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जाहिर बात है कि ऑप्शन सी मतलब 3। तो 56 नंबर MCQs में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 ATP एक NADH में से बनते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 57 MCQs हमारे पास है कि 1 FADH2 गिव अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक FADH2 जो है ये 2 ATP हमारे पास बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बी इज द राइट आंसर के बी मीन 2। तो 1 FADH2 हमारे पास 2 ATP बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ MCQs नंबर 57। 58 नंबर MCQs हमारे पास है कि Krebs cycle is also called TCA cycle. Why? Because option A first product is tricarboxylic acid या citric acid. B 3 ATP are made Zika. C 3 carbon dioxide release. इसलिए ऑप्शन डी 3 ग्लूकोज यूज। तो जाहिर बात है क्रिप्स साइकिल को TCA साइकिल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिप्स साइकिल में पहला प्रोडक्ट बनता है स्टेबल फॉर्म में, वो सिट्रिक एसिड है और सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो तभी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि क्रिप्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड TCA साइकिल बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो 58 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 59 number MCQs है कि in preparative phase of glycolysis what happens? Option A ATP is made, option B ATP is used up, option C carbon dioxide is released, option D oxygen is used। तो जाहिर बात है प्रिपरेटिव फेज इन्वेस्टमेंट फेज इसमें ATP यूज होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि ATP इज यूज। तो 59 में ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। फिर 60 नंबर MCQ है कि एसिटाइल को ए इज फॉर्म फ्रॉम डैश। तो एसिटाइल को ए पायरुवेट से बनता है जो ग्लाइकोलिसिस में हमारे साथ बने। तो जाहिर बात है पायरुवेट जब ग्लाइकोलिसिस में बन जाते हैं तो यही पायरुवेट पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में इंटर होकर ये हमारे पास बनेगा एसिटाइल को ए। तो MCQs 1A है ग्लूकोज, फिर बी हमारे पास है पायरुवेट, सी है ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और डी है वाटर एंड ऑक्सीजन। तो एसिटाइल को जो है ये बनता है पायरुविक एसिड से। तो ऑप्शन बी में पायरुवेट। सो 60 नंबर MCQs में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 MCQs है कि व्हाट डज ऑक्सैलो एसीटेट डू इन क्रेब्स साइकिल। एक्सेलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल में क्या करता है? ऑप्शन ए गेट्स यूज अप, ऑप्शन बी कंबाइन विद एसिटाइल कोए टू स्टार्ट साइकिल एंड इज रीजनरेटेड एट द एंड, सी मेक ATP एंड डी गिव ऑक्सीजन। तो जाहिर बात है अगर आप ऑप्शन नंबर बी पे थोड़ा सा फोकस करें कि क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को ए के साथ ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये मिलेगा ताकि साइकिल स्टार्ट हो जाए और आखिर में ये दोबारा मैलिक एसिड से रीजनरेट होकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दुरुस्त है। तो 61 MCQs में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 62 इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप, व्हाई? बिकॉज ऑप्शन ए ग्लूकोज फिनिश, ऑप्शन बी नो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑप्शन सी टू मच ATP मेड, ऑप्शन डी नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही ऑक्सीजन है। तो तभी बी इज द राइट आंसर कि नो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो 62 नंबर MCQs में ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। 63 12 कार्बन फैटी एसिड कितने एसिटाइल को ए बनाते हैं? तो ये बात आप जहन में याद रखें कि 12 कार्बन फैटी एसिड से हमारे पास कितने ATP बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एसिटाइल कोए में चेंज करेंगे। 12 कार्बन फैटी एसिड ये हमारे पास बनाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए, क्योंकि इसका फार्मूला है N/2, N मीन नंबर ऑफ कार्बन। तो टोटल मेरे पास है 12 कार्बन, 2 पे आप लोग डिवाइड करें तो 6 आता है, तो 6 एसिटाइल कोए बनते हैं। लेकिन ये बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए से बनते हैं। तो ट्रिक ये है कि जितने एसिटाइल कोए हमारे पास बनते हैं तो इनसे 1 माइनस करें तो 5 आएगा। तो 12 कार्बन फैटी एसिड को 6 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए में चेंज करने के लिए यहाँ पर 5 बीटा ऑक्सीडेशंस होते हैं।
अब याद रखिए कि एक एसिटाइल कोई जो है, एक एसिटाइल कोई जो है ये 12 एटीपी बनाते हैं। तो 6 एसिटाइल कोई कितने एटीपी बनाएंगे? तो 6 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक इनसे 72 एटीपी आते हैं, 72 एटीपी। और 5 बीटा ऑक्सीडेशन में, 5 बीटा ऑक्सीडेशन में, एक बीटा ऑक्सीडेशन में एक NADH और एक FADH2 हमारे पास बनते हैं। तो 5 बीटा ऑक्सीडेशन में 5 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और 5 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 हमारे पास बनेंगे। तो जाहिर बात है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है, क्योंकि 5 NADH, एक NADH अगर 3 ATP हमारे साथ बनाते हैं तो 5 NADH कितनी ATP बनाएंगे? तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15 ATP। एक FADH2 से 2 ATP हमारे पास बनते हैं, तो 5 FADH2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 ATP। तो इनसे आया 25 ATP। तो अगर हम 72 को प्लस करें 25 के साथ तो ये मेरे हिसाब से आते हैं 97। और जितना भी आपके पास एटीपी आएगा उनसे आप लास्ट में 2 माइनस करेंगे, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन जितने भी होते हैं तो ये 2 एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम 97 से 2 माइनस करें तो फाइनल आंसर इज 95 एटीपी। सो माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 63 जो है इसमें हमारे पास जो राइट आंसर आएगा तो ये आएगा माय डियर स्टूडेंट, कहां पर है? अच्छा सॉरी, इसमें एक पॉइंट है, ये जो एमसीक्यूज है तो ये जरा बाद में आएगा। यहाँ पर एक्चुअली हमसे ये पूछते हैं कि 12 कार्बन फैटी एसिड से कितने एसिटाइल कोए सिर्फ बनते हैं। आई एम सॉरी, तो 12 कार्बन फैटी एसिड से 6 एसिटाइल कोए हमारे पास बनते हैं। फार्मूला है N/2। तो इसमें जो राइट आंसर है तो वो हमारे पास आएगा 63 नंबर एमसीक्यूज में, वो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 एसिटाइल कोए। ठीक है। 64 नंबर एमसीक्यूज है, अमीनो एसिड आफ्टर डीएमाइनेशन एंटर द क्रिब साइकिल एंड कन्वर्ट इट इनटू डैश। जब आप अमीनो एसिड की डीएमाइनेशन करें, मतलब जब आप अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव करें, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया अमीनो एसिड का तो वो एंटर होगा क्रिब साइकिल में और इनसे एसिटाइल कोए बनेगा। तो ऑप्शन ए सिट्रेट, ऑप्शन बी फ्यूमरेट, ऑप्शन सी एसिटाइल कोए, ऑप्शन डी ऑक्सैलो एसीटेट। तो इसमें राइट आंसर जो है वो सी है, एसिटाइल कोए। 64 में सी नंबर। फिर है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट कि वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 18 कार्बन फैटी एसिड गिव हाउ मेनी एटीपी। तो खैर ऑलरेडी आप लोगों को मैंने यहाँ पर प्रोसीजर भी बताया। तो देखते हैं कि 18 कार्बन फैटी एसिड से कितने एटीपी बनते हैं। तो इनसे पहले हम एसिटाइल को ए बनाएंगे। तो 18 कार्बन हमारे पास N/2 फार्मूले से 9 एसिटाइल को ए बनाएंगे, और यहां पर 9 से 1 माइनस करें तो 8 आता है। तो यहां पर 8 बीटा ऑक्सीडेशन हमारे पास होंगे। तो 9 एसिटाइल कोए कितने एटीपी बनाते हैं? तो एक एसिटाइल कोए 12 एटीपी बनाते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, इनसे हमारे पास आएगा 108 एटीपी, और 8 बीटा ऑक्सीडेशन में 8 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं और 8 FADH2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 से आया 24 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 से आया 16। तो 108 जमा 24 जमा 16, तो इनसे आएगा 18, 1 2 3 4 1, 148। और लास्ट से हम 2 एटीपी माइनस करेंगे क्योंकि वो बीटा ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज होते हैं। तो 148 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 146। तो देखते हैं कि 65 नंबर एमसीक्यूज में ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए 138, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वाओ, इसमें 146 ऑप्शन नहीं है, तो डी नन ऑफ दीज इसमें आता है। एमसीक्यू नंबर 65 में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो रियल में ये 146 एटीपी बनाते हैं। 66 नंबर एमसीक्यूज है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फैटी एसिड इनटू 2 कार्बन यूनिट इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप लोग फैटी एसिड को तोड़कर इनसे एसिटाइल कोई बनाते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। सो बी ऑप्शन है बीटा ऑक्सीडेशन। तो 66 में बी इज द राइट आंसर। 67 है 16 कार्बन फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड अंडरगो हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। तो जाहिर बात है 16 कार्बन फैटी एसिड ये हमारे पास बनाते हैं 8 एसिटाइल को ए। तो 8 से 1 माइनस करें तो 7 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल
जो बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं तो वो 7 होते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 67 में हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है ये है 7 साइकिल। 88 नंबर एमसीक्यूज है कि लिंक रिएक्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो 68 में सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो सी इज द राइट आंसर। 69 है वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA विद द रिलीज ऑफ डैश। तो जाहिर बात है ये एक लिंक रिएक्शन में अगर आप पायरुविक एसिड को एसिटाइल CoA में चेंज करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक NADH मॉलिक्यूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। MCQ number 70, how many acetyl CoA are produced from one glucose molecule in the link reaction? तो एक लिंक रिएक्शन, जाहिर बात है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए 2 लिंक रिएक्शन होते हैं और 2 लिंक रिएक्शन में टोटल 2 एसिटाइल CoA हमारे पास बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी मीन 2 एसिटाइल CoA। ऑप्शन नंबर बी में है 2 एसिटाइल CoA। फिर 71 नंबर एमसीक्यू देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन ए मैट्रिक्स, ऑप्शन बी आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी इनर मेम्ब्रेन स्पेस, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। 72 नंबर एमसीक्यू देखे, 12 कार्बन फैटी एसिड ऑन बीटा ऑक्सीडेशन, वो तो ऑलरेडी हम यहाँ पर हमने प्रूव भी किया था कि 12 कार्बन फैटी एसिड से टोटल 95 एटीपी हमारे पास बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 97, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 101, सो बी इज द राइट आंसर, दैट इज 95 एटीपी। 73 नंबर एमसीक्यूज है कि साइटोक्रोम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर डैश। ऑप्शन ए लिपिड मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन डेट कैरी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी एंजाइम डेट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कैरियर ऑफ ग्लूकोज, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर इन एमसीक्यू नंबर 73। 74 नंबर एमसीक्यू है कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी ड्यूरिंग विच स्टेज? तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा एटीपी हमारे पास बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो 74 में जो डी ऑप्शन है तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, राइट ऑप्शन भी है। 75 विच स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड? तो एरोबिक रेस्पिरेशन की 2 स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, एक लिंक रिएक्शन और एक क्रिप्स साइकिल। तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो हमारे पास है लिंक रिएक्शन एंड क्रिप्स साइकिल, तो ये राइट ऑप्शन है। 76 नंबर एमसीक्यू है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल प्रोड्यूस। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, तो लैक्टिक एसिड ही बनेगा। तो 76 में ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है ये है लैक्टिक एसिड। फिर 77 नंबर एमसीक्यूज है कि इफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम अ सेल व्हिच प्रोसेस विल स्टिल, अगर आप एक सेल से तमाम माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करें तो साइटोप्लाज्म तो फिर भी होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे पास हो सकता है। बाकी क्रिप्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस इसमें ऑप्शन नंबर सी है। तो 77 में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्लाइकोलाइसिस। 78 फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे, ऑप्शन ए more oxygen, option B contain more CH bond, option C required more oxygen, option D none of these, of course more CH bond, फैट्स में CH bond ज्यादा है तभी ये ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, सो B मीन CH bond, सो B राइट आंसर है। 79 नंबर है कि ऑल आर ट्रू फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तमाम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए दुरुस्त ऑप्शन है एक्सेप्ट ए कंज्यूम ऑक्सीजन, ये भी ठीक है, बी प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है, प्रोड्यूस एटीपी, ये भी ठीक है, डी अगर इन वायरसेस, नो सेलुलर रेस्पिरेशन वायरस में नहीं होता क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर पार्टिकल है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द एमसीक्यू नंबर 79। 80 नंबर एमसीक्यू है कि पायरुवेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इंटर द डैश, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड हमारे पास बनता है तो वो एंटर होगा फाइनली कहां पर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट लिंक रिएक्शन में इस्तेमाल होकर एसिटाइल को ए बनेगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर सी में पड़ा है, तो 80 में है सी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लास्ट एमसीक्यूज है माय डियर स्टूडेंट, आकाश लास्ट एमसीक्यूज है, टोटल नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस इन वन क्रिप साइकिल आर, तो जाहिर बात है कि वन क्रिप साइकिल में टोटल 3 NADH हमारे पास बनते हैं, चूंकि टोटल तो हमारे पास होते हैं 2 क्रिप साइकिल, तो अगर हम बात करें 2 क्रिप साइकिल की, सो 2 क्रिप साइकिल में हमारे पास टोटल 6 NADH बनेंगे, जबकि 1 क्रिप साइकिल में टोटल
3 NADH हमारे पास बनेंगे। तो एमसीक्यूज में है कि कितने NADH बनते हैं एक क्रेब साइकिल में, तो वो बनते हैं 3। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 3। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।